2024 के आम चुनाव की फिजा अब रंग दिखाने लगी है। क्या यह कहना अब सही होगा कि भारत अब दो खेमों में बंट रहा है? एनडीए जिसका कुनबा 2024 के इलेक्शन के बाद शिवसेना और जेडीयू के अलग होने और अकाली के लगभग खत्म होने से छोटा हो गया था, 18 जुलाई 2023 को फिर से रिवाइव होने की तैयारी में लगा है। जेपी नड्डा ने कल एनडीए की बैठक की और एक अकेला सब पर भारी के मुहावरे के उलट 2024 के आम चुनाव के लिए 38 दलों का गठबंधन खड़ा किया है। भाजपा की पूरी कोशिश है कि एनडीए का संख्या नए बने, विपक्षी गठबंधन इंडिया से बड़ा दिखे और वो इसमें कामयाब भी दिख रहे हैं। भारत के प्रमुख विपक्षी दलों ने बेंगलुरु में हुए अपने दूसरे बैठक में इंडिया नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस की घोषणा की है। जहां पटना की बैठक में सिर्फ 16 विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया था, वहीं बेंगलुरु की बैठक में 26 दलों ने हिस्सा लिया है। आप पार्टी से अरविंद केजरीवाल ने भी हिस्सा लिया। कांग्रेस के अध्यक्ष श्री खड़गे ने कहा है कि अगली बैठक मुंबई में होगी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और आगे की रणनीति के लिए 11 नाम चुने जाएंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली, उन्होंने कहा देश में दलित, हिंदू, मुस्लिम हर किसी की जिंदगी खतरे में है। दिल्ली, बंगाल, मणिपुर हो या सरकार बेचना, सरकार खरीदना, यही काम सरकार का है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा 9 साल में केंद्र सरकार ने हर सेक्टर को बर्बाद कर दिया है। इन्होंने एयरपोर्ट, जहाज, आसमान, धरती, पाताल सब बेच दिया। इनकी सरकार ने किसान, व्यापारी हर वर्ग दुखी है। देश में जिस तरह नफरत फैलाई जा रही है, उससे देश को बचाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे बॉलीवुड अंदाज में बोले, उन्होंने कहा हम देश को बताने आए हैं कि मैं हूँ ना, देश हमारा परिवार है, हम अपने परिवार को बचाने एकत्र हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा आज देश की आवाज को दबाया जा रहा है। इंडिया नाम इसलिए चुना गया क्योंकि लड़ाई इंडिया और एनडीए के बीच है, मोदी और इंडिया के बीच में है। आपको पता है कि जब कोई इंडिया के खिलाफ खड़ा होता है तो जीत किसकी होगी। वहीं टीएमसी सांसद ने भी ट्वीट किया, चक दे इंडिया। देश में 1977 के बाद पहली बार सभी विपक्षी दल एक साथ आए हैं। 1977 की लड़ाई जिसे दिग्वंत जयप्रकाश नारायण ने लीड किया था और जो इंदिरा गांधी के निरंकुश शासन के खिलाफ था, आज विपक्ष यही दावा कर रहा है कि वर्तमान सरकार निरंकुश हो गई है और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सभी इकट्ठा हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो कि अंडमान में एक सरकारी कार्यक्रम में गए थे और कार्यक्रम के एजेंडा के अनुसार सिर्फ वीर सावरकर टर्मिनल के उद्घाटन करने गए थे। उन्होंने सरकारी कार्यक्रम में भी राजनीति का मौका नहीं छोड़ा और विपक्षी दलों पर तंज कसा। श्री मोदी ने कहा लोग कह रहे हैं कि यह सभा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए है। तमिलनाडु में भ्रष्टाचार के मामलों के बावजूद विपक्षी दलों ने डीएमके को क्लीन चिट दे दी है। हमलों के बावजूद पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हिंसा पर वामपंथी और कांग्रेस भी चुप है उनके कैडर पर। लेकिन यहाँ पर यह समझना बड़ा दिलचस्प है कि क्या एक दागी व्यक्ति तभी तक दागी या भ्रष्टाचारी रहता है जब तक वह विपक्ष में रहता है। हाल के दिनों तक बीजेपी ये कहती रही है कि एनसीपी मीन्स नेचुरली करप्शन पार्टी, लेकिन बीजेपी ने सत्ता के लालच में एनसीपी के तथाकथित सबसे करप्ट नेता को अपने गोद में ले लिया। जिन 9 लोगों ने महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को ज्वाइन किया, उनमें से अजित पवार हो या छगन भुजबल, बीजेपी सब पर करप्शन का इल्जाम लगाती रही है। एक और बड़ी खबर के मुताबिक श्री चिराग पासवान, जिनको बीजेपी ने बिहार के आम चुनाव के समय एनडीए में रहते हुए भी नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू के अगेंस्ट कैंडिडेट खड़ा करने के लिए प्रेरित किया था और इलेक्शन के बाद दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल फेंका था, आखिरकार में बड़े बेआबरू होकर चुनावी गठबंधन के लिए तैयार हो गए हैं। बिहार में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। चिराग हो या पारस, दोनों लेट श्री रामविलास पासवान की विरासत पर हक जमा रहे हैं और दोनों ही आपस में हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। क्या इसका नुकसान चुनाव में हो सकता है? हाल के दिनों में पटना में हुए एक विरोध प्रदर्शन में पटना पुलिस ने जैसी खातिरदारी की है बीजेपी के नेताओं की, इससे साफ पता चलता है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ जाने के मूड में नहीं है। यूनाइटेड ऑपोजिशन बिहार में बीजेपी की सीट ताली 2019 के आम चुनाव से पूरी तरह उल्टी तस्वीर दिखा सकती है। अगर हम यूपी की बात करें तो बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ अपने सफल प्रशासनिक छवि के कारण ज्यादा नुकसान न होने देंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, हिमाचल में बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है, बल्कि मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। महाराष्ट्र में भले ही बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ लिया है,
लेकिन आज भी उद्धव ठाकरे गुट का वोट बैंक शिंदे गुट से ज्यादा है। यही बात शरद पवार के गुट के बारे में कही जाती है। एनडीए ने अपना कुनबा भले ही बड़ा कर लिया है, लेकिन इसमें शामिल ज्यादा दल जीत के लिए बीजेपी पर निर्भर दिख रहे हैं। वहीं इंडिया के दल अगर साथ मिलकर लड़े 2019 के उलट काफी सीट जीत सकते हैं। बीजेपी 2024 में अपनी आसान जीत के लिए कितना भी कॉन्फिडेंट होने का दावा करे, लेकिन श्री मोदी के बयानों से साफ साफ विपक्षी दलों के साथ आने से आने वाले चुनौतियों की घबराहट दिखती है। शायद आपने ये कविता सुनी होगी जिसे आज मैं सुनाने जा रही हूँ। बहुत से काम है, आओ बंजर जमीन पर घास फैला दे, पेड़ लगाए, डालियों को फूलों से महका दे, पहाड़ों को जरा किनारे से लगाए, उन पर चांद लटका दे, जरा आओ तो सही, सितारों को रोशन कर दे, हवाओं को गति दे दे, फुदकते पत्थरों को पंख दे दे, होठों को मुस्कुराहट, आंखों को चमक दे दे, सड़क पर डोलती परछाइयों को जिंदगी दे दे। फिजा खामोश है, तुम आओ तो सही, तुम आओ तो दुनिया हमारी हो जाए। मैं इतने सब काम अकेले नहीं कर सकता। आज यह कविता अकेले चलने का दम भरने वाली पार्टियों पर भारी पड़ रहा है।